Hello students, now we are going to start a new chapter that is biodiversity and its conservation. आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. तो दिस वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ फॉर्म्स, ये है बायोडाइवर्सिटी. वैसे तो आप बचपन से ये टर्म सुनते आ रहे हो. आप जानते हो जब आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो तो इतनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं. इतनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होने का क्या फ़ायदा है? क्या हर एक स्पीशीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? क्या फ़र्क पड़ेगा किसी भी इकोसिस्टम में अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी? हम ये सब कुछ इस चैप्टर में देखेंगे और कैसे और क्यों ज़रूरी है इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. तो जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. प्लांट्स में भी बात करें तो थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म्स. एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, सारा कुछ आप 11th में पढ़ चुके हैं. पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा. कॉर्डेटा पे जब आप आते हो तो इतना वैरायटी है. किसी एक की बात करें, फिशेस की बात करें तो फिर से अंदर क्लासिफिकेशन है. मीन्स कितना डिटेल है ये सब कुछ और कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है. अगर किसी एक, हम सबसे छोटा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, स्मॉलेस्ट लेवल, हम जीनस और स्पीशीज़ की बात करें तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, ढेरों वेराइटीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज़ हैं एक ही स्पीशीज़ के अंदर. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ आंट्स. आंट्स सिर्फ आप एक आंट जानते हो, पर आंट की भी 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स, मोर देन 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़. सिर्फ फिशेज़ में ही 28,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. और देयर आर मोर देन 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स. बीटल्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप जानते हो, जो कई सारे कलर्स के होते हैं. तो 3 लाख से ज़्यादा बीटल्स की स्पीशीज़ हैं. इतनी रिच है बायोडाइवर्सिटी. अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी टर्म सबसे पहले एडवर्ड विल्सन ने दिया था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. एडवर्ड विल्सन ने दिया था सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म. बायोडाइवर्सिटी उन्होंने बताया कि 3 लेवल पे हम बता सकते हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज़ लेवल और इकोसिस्टम लेवल. 3 लेवल पे है बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रॉवुल्फिया वोमिटोरिया. स्टार मार्क कर लो, इसको अच्छे से याद रखना है. रॉवुल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि जिससे रिसर्पिन ऑब्टेन करते हैं. रॉवुल्फिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, वोमिटोरिया, रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना. तो रॉवुल्फिया वोमिटोरिया के अंदर है जेनेटिक डाइवर्सिटी. उसके अलावा राइस की 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के. मैंगो की बात करें तो 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं मैंगो की. यहाँ पर क्या है, जेनेटिक लेवल का वेरिएशन है. क्या एग्जाम्पल्स हैं? रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, राइस, मैंगो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से. इसके बाद स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो आप जानते हो ना, हमारे कंट्री में, इंडिया में ना, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट. ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है. एम्फीबियंस की रिच बायोडाइवर्सिटी है. कौन सी स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच है वेस्टर्न घाट में देन द ईस्टर्न घाट. एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत रिच है वेस्टर्न घाट में देन द ईस्टर्न घाट. एक ये एग्जाम्पल है. लास्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कितने तरीके के इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं. अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हम इस मामले में बहुत रिच हैं. इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं. क्या क्या है? रेन फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट भी है, एस्चुरी भी है, एल्पाइन मेडो भी है, ग्रासलैंड्स भी है,
आप देखते हो यहाँ वेटलैंड्स भी हैं। तो इंडिया में डिफरेंट वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इंडिया में इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत रिच है देन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आप जानते हो ये कंट्रीज ना समुद्र पे बनाए गए हैं, इतने हार्ड वर्किंग थे, इन्होंने ना पूरा पानी पे ही सिटी और कंट्री अपना बसा लिया है, इनके पास लैंड नहीं थी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में साल भर एक ही जैसा वेदर रहता है, उनके पास नहीं है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, जबकि इंडिया के पास है रिच इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ये 3 तरह की डाइवर्सिटी हैं, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है एक चार्ट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इसको, इनवर्टिब्रेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो किसका नंबर ज़्यादा है, कौन कम है। अगर हमने जब फाइलम्स पढ़े थे 11th क्लास में, तो आप जानते हो विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम ये कितना बड़ा है आप अंदाज़ा लगाओ। इंसेक्ट्स, आप अपनी सराउंडिंग में आपने इंसेक्ट्स पे ध्यान दो, तो बारिश के दिनों में इतनी वैरायटी के कीड़े आते हैं कि आप कई बार आपको लगता है ये तो नए तरीके का है, हमने इसको पहली बार देखा है, इतनी वैरायटी के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ऑर्थोपोडा के अंदर इंसेक्टा आता है, और हम जब सारे इन्वर्टिब्रेट्स को ले लें तो 3/4 से भी ज़्यादा अकेले इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, याद रहेगा, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं। ऑर्थोपोडा के अंदर ही इंसेक्टा है, और दूसरा एक आता है क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशियंस भी है यहाँ पर, मतलब ऑर्थोपोडा अकेला ही सारे इन्वर्टिब्रेट्स पे भारी है। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं और क्रस्टेशियंस भी हैं यहाँ पर। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको पता है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है इन्वर्टिब्रेट्स में से? मोलस्का। वर्टिब्रेट्स को भी मिला लें तो लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। तो लार्जेस्ट फाइलम ने 2 जगह घेर रखी हैं, इंसेक्टा ने यहाँ पर, क्रस्टेशियंस ने यहाँ पर। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की छोटी सी प्लेस है मोलस्का। और आप बोल रहे हो ये तो बड़ा सा पोर्शन है, ये नहीं काउंट किया मैम ने। ये जो बड़ा सा पोर्शन में दिख रहा है उसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा, निमैटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा हटा दो, मोलस्का हटा दो, इकाइनोडर्मेटा, सब कुछ आ जाएगा इस छोटे से पोर्शन में। इज दैट क्लियर? ये इंसेक्ट्स है, ये मोलस्का है, फिर थर्ड नंबर पे क्रस्टेशियंस हैं, बाकी ये हैं सारे बचे हुए इन्वर्टिब्रेट्स। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, 5 चीज़ें आती हैं। सबसे देखो पहले फिशेज। हम जानते हैं हमारे अर्थ पे 70% वाटर है। 70% वाटर है मीन्स मेजॉरिटी वाटर है, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा है फिशेज, 50% तो पूरी फिशेज ही हैं। अब बाकी 50% में बंटवारा होगा। बाकी 50% में से बर्ड्स और रेप्टाइल्स बराबर बराबर हैं, थोड़े ज़्यादा, फिर मैमल्स और एम्फीबियंस कम हैं थोड़े। ऐसे याद रख लो। अरे बम सीक्वेंस फिशेस तो आप अलग कर दोगे, बाकी बचे 4 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आपको एग्जाम में ये बना हुआ आएगा, यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन द नेम्स, और सेम सीक्वेंस में ही आपको लिखना होगा एज इट इज। तो अरे, ए आर ई, अरे, बम, बर्ड, एम्फीबियम, मैमल्स, अरे बम, याद रखोगे इसे। नेक्स्ट हम प्लांट्स पे आते हैं। प्लांट्स में देखो जो कुछ हमने पढ़ा है हम उसी से कोरिलेट करके इसको याद करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं, जब हम अपने चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं? एंजियोस्पर्म्स दिखाई देते हैं। मतलब हम शायद ही कभी काउंट करते हैं एल्गी, ब्रायो या कुछ और को प्लांट्स के अंदर, हम ज़्यादातर क्या ही देखते हैं चारों तरफ? एंजियोस्पर्म्स ही देखते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा हैं भी। ठीक, हम चारों तरफ क्या देखते हैं? जो भी देखते हैं चीज़ सड़ जाती है। फंगस हैं सबसे ज़्यादा। हमारा किचन आइटम, फूड आइटम हमने थोड़ा सा फ्रिज के बाहर रख के छोड़ दिया, वो सारा सड़ गया। कपड़ों में लग जाते हैं फंगस, कभी वॉल पे लग जाती है फंगस, कभी भी किसी भी चीज़ में फंगस लग जाती है, ज़मीन पे, पेड़ों में, रॉक्स पे। तो फंगस, फंजाई है सबसे ज़्यादा, एंजियोस्पर्म्स है सेकेंड नंबर पे। अब बचे हुए जो हैं 4 उनको देखते हैं। उनमें से हम देखते हैं ना कि एल्गी कहीं पे भी ह्यूमिडिटी मिल जाए और सनलाइट मिल जाए तो एल्गी ग्रो हो जाएगा।
कहीं पर भी सनलाइट मिले और मॉइस्चर मिल जाए तो एल्गी ग्रो हो जाएगा। फिर वो वॉल्स हों या फिर कहीं पानी के आसपास का एरिया हो, वाटर बॉडीज हों, तो एल्गी है, एल्गी का नंबर आता है इसके बाद। अब आप जानते हो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है लाइकेंस, तो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लाइकेंस कम होते जा रहे हैं, तो लाइकेंस काफ़ी कम है। क्यों? पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लाइकेंस बहुत कम है। यहाँ पर देखो मॉसेस और फर्न बगल बगल है। फर्न क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स। तो मॉसेस और फर्न्स बगल बगल हैं। फंजाई सबसे ज़्यादा, इधर एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा। फंजाई इधर है, मॉसेस और फर्न साथ साथ हैं, नीचे एल्गी और लाइकेन है मिलते जुलते। ये दो एक्सट्रीम, दो ऑपोजिट पोल्स हो गए, और बीच में यहाँ पर साथ में ब्रायो और टेरिडो साथ में है, एल्गी और लाइकेन साथ में है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी में हमारे कंट्री का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। कहने को तो बहुत छोटा सा एक कंट्री है इंडिया, इतने बड़े से वर्ल्ड में, पूरे से अर्थ में छोटा सा कंट्री है इंडिया। अर्थ हमारी इतनी बड़ी है और इंडिया का हमारा कंट्रीब्यूशन है लैंड एरिया के मामले में सिर्फ 2.4%। मीन्स हमारा जो कंट्री है उसमें लैंड एरिया सिर्फ 2.4% है पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया के कंपैरिजन में। अब पर बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री का कंट्रीब्यूशन है 8.1%। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड कि हमारा इंडिया का ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में 8.1% का कंट्रीब्यूशन है। आप कह सकते हो रफली 4 टाइम्स है ये। लैंड सिर्फ 2.4% है और बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। इसलिए हमारा कंट्री आता है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक। ठीक है, तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया का भी नाम है। अब बड़ी खास बात यह है कि इंडिया में लगभग 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और इसकी डबल है एनिमल स्पीशीज। सिर्फ 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं इंडिया में अकेले, और इसकी डबल है एनिमल स्पीशीज। ये जितना कुछ हम जानते हैं ये सिर्फ 22% है। सी मे का है ग्लोबल एस्टीमेट, इन मे के अकॉर्डिंग जितना भी हमें पता है वो सिर्फ 22% है। जस्ट इमेजिन 78% ऑफ टोटल स्पीशीज प्लांट्स एनिमल्स के बारे में हमको अभी तक पता ही नहीं है, सिर्फ 22% ही हम जानते हैं। अब हम कितना जानते हैं? सिर्फ 22%। कितना नहीं जानते हैं? सी 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हम इनके बारे में जानेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे, तब तक तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। तो सिर्फ 22% के बारे में जानते हैं, इतने के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। क्या कभी भी हम अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को पूरी तरह से जान पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है इसका जवाब देना। बट अगर हम अपनी पूरी वेल्थ लगा दें, पूरे मैन पावर यानी जो पूरे एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, साइंटिस्ट हैं, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, उनको लगा दें, जितना टाइम चाहिए वो लगा दें, तो भी क्या कभी भी हम अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को पूरी तरह से जान पाएंगे? तो आंसर है कि शायद फिर भी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे पूरी तरह से इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रैक्शन है पॉपुलेशन का जिसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। बहुत तेजी से स्पीशीज प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो एक्सटिंक्ट हुए जा रही हैं, वो खत्म हुए जा रही हैं। हम रीजन भी नहीं पता, हम उस एनिमल को, उस प्लांट को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, और वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या होने वाली हैं। इसी बुक में आप इस चैप्टर में एक सेंटेंस लिखा है कि आप जितनी देर में इस चैप्टर को पढ़ोगे उतनी देर में ना जाने कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसलिए एक स्टेटमेंट दिया गया है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग even before we cataloged the titles of all the books stocked there। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करो। तो इसका यही मतलब है, आप लाइब्रेरी की सारी बुक्स एक जगह पर उनके टाइटल कैटलॉग होकर डिस्प्ले होते हैं ताकि आप देख सको किस कबर्ड में कौन सी बुक रखी है। तो अभी तक हम सारी बुक्स का मेंशन भी नहीं कर पाए हैं, बुक्स पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, उससे पहले ही वो बुक्स खत्म हुए जा रही, जल रही हैं, बर्बाद हुए जा रही हैं।
क्यों ये स्पीशीज़ के बारे में हम जान भी नहीं पा रहे हैं और वो पहले एक्सटिंक्ट हुए जा रही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये है बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू।